Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the civics chapter 2nd, that's name is constitutional design, and it is our second part for class 9th. In this video our today's topic is democratic constitution in South Africa. तो साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक सिचुएशंस क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशंस क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे. तो पहला नॉर्मली कहता है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस इन साउथ अफ्रीका. तो इसमें हम देखें तो कहता है द सिस्टम ऑफ रेडिकल discrimination was the prevailing in the South Africa before the new constitutions came into the force at midnight 26 अप्रैल 1994. तो 1994 के पहले जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो पूरे डिस्क्रिमिनेट करने वाला था, यानी कि लोगों को बहुत उसमें फोकस नहीं था, या कह लीजिए कि लोगों को जो फैसिलिटीज़ या जो उनको मिलनी चाहिए, जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिस तरह का राइट्स मिलना चाहिए था, शायद उसमें नहीं था. लेकिन ये कब आया? ये आया 26 अप्रैल 1994 के बाद. तो इसमें था क्या? तो फर्स्ट द पॉलिसीज ऑफ द अपेरेटिक्स वाज इम्पोज्ड बाय द वाइट ओवर द ब्लैक. तो इसमें जो पॉलिसीज थी, जो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज थी, नॉर्मली क्या थी? वाइट ब्लैक की सिचुएशन थी. तो यानी जो वाइट थे वो रूल करने वाले थे, जो ब्लैक थे वो लोअर कास्ट होते थे, यानी कि वाइट हमेशा रूल करते थे ब्लैक से ऊपर. फिर अंडर दिस द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका वर द डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कलर एंड रेस. उनको जो डिस्क्रिमिनेट किया था उनके कलर और रेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट किया था, यानी कि वो काला है इसलिए वो क्या है? वो गुलाम हो सकता है, वो मालिक नहीं हो सकता है. द सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फाइट अगेंस्ट द अपेरेटाइज सिस्टम. तो इस तरह के सिस्टम के अगेंस्ट 1950 में क्या हुआ? इंडियंस और अफ्रीकन्स, जो ब्लैक इंडियंस और अफ्रीकन्स थे, उन लोगों ने मिलकर फाइट करना शुरू किया, इसका विद्रोह करना शुरू किया. तो नॉर्मली दे लॉन्च्ड द प्रोटेस्ट, मार्च एंड स्ट्राइक्स. उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट करना शुरू किया, मार्च करना शुरू किया और स्ट्राइक करना शुरू किया कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, हम काले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गुलाम बने, केवल आप हम लीड करने वाले, वाइट है आप गोरे हैं तो आप लीड करें. नॉर्मली कहता है द अफ्रीकन नेशंस कांग्रेस यानी कि ANC वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट द लीड the struggle against the policies of the segregations. और इन जो उस वक्त अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था उसने क्या किया? इस पॉलिसीज के अगेंस्ट स्ट्रगल करने का काम किया था अपनी टीम के बेसिस पे. तो उन्होंने इन दिस इंक्लूडेड द मेनी वर्कर्स यूनियन एंड द कम्युनिस्ट पार्टीज. इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे? बहुत सारे वर्कर्स यूनियन इन्वॉल्व थे, जो लेबर कास्ट के यूनियंस थे, जो लेबर को रिप्रेजेंट करने वाली यूनियंस थी वो इसमें इन्वॉल्व थी, और साथ ही साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो इसमें इन्वॉल्व थी कि भाई इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन सिचुएशन है आपकी पॉलिसीज में वाइट एंड ब्लैक के सिचुएशन पे वो नहीं होनी चाहिए. मेनी सेंसिटिव वाइट ऑल्सो ज्वाइन द ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस टू अपोज द अपेरेटाइड एंड द प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल. तो ये जो स्ट्रगल था उसमें बहुत सारे वाइट पीपल्स भी क्या करने लगे? ज्वाइन कर लिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, इसके विरोध में कि भाई वाइट एंड ब्लैक के बेसिस पे आप रूल एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करने का काम नहीं कर सकते. द सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया denounced the apparatus as the unjust and the restricts. इंडिया ने भी इसका विरोध किया, बट द वाइट restricts government continue to rule by the detaining, the terrorizing and killing the thousands of the black and colored people. इन्होंने फिर क्या किया? जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया? जो वाइट गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया? ब्लैक एंड जो कलर्ड पीपल थे उनको टेररिस्ट जनरेट करते हुए बहुत सारे लोगों को, लगभग हजारों लोगों को उन्होंने मारने का काम किया. यानी कि वो ब्लैक है, अगर वो स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो टेररिस्ट है, ऐसा नहीं कर सकते वो. इसके साथ साथ as opposed and the struggles against the appearance had the increased, the government realized that they could no longer keep black under the rules through the repressions के थ्रू वो ये समझ गए थे नॉर्मली कि अब वो बहुत लंबे समय तक जो ब्लैक है यानी कि जो काले लोग हैं उनको अपने रूल के अंदर नहीं रख सकते. फिर क्या हुआ? द वाइट रिमेन्स against the change its policies, discriminatory law were the replaced ban on the political parties and the restrictions on the media were lifted.
तो नॉर्मली क्या था कि इन्होंने क्या किया, जो डिस्क्रिमिनेट पॉलिसीज थी इनकी ब्लैक एंड वाइट की सिचुएशन में, तो उसको रिमूव करने का काम किया, चेंज करने का काम किया, और डिस्क्रिमिनेट लॉज वर द रिप्लेस, डिस्क्रिमिनेट लॉ को रिप्लेस कर दिया गया, बैन ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज, और उस तरह की पॉलिटिकल पार्टी जो इस तरह के लॉ को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं उसके फेवर में थे, उनको भी बैन करने का काम किया गया था। आफ्टर 28 ईयर्स द imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man finally। आपको पता है कि इस ANC कांग्रेस के जो लीडर्स रहे नेल्सन मंडेला, इन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने का काम किया था ब्लैक एंड वाइट के फाइट में, और वो 28 साल के बाद जेल से उनको छोड़ने का काम किया गया। एट द मिडनाइट अप्रैल 26 अप्रैल 1994 the new national flag of the Republic of South Africa was the unfurled, marking the newly born democracy in the world। अब क्या हुआ, 1994 में 1994 को अफ्रीका में नया मतलब वो क्या था फ्लैग आया, जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता था, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करने का काम करता था। इसमें जो मेन रूल्स रहे वो नेल्सन मंडेला ने कैसे किया गया। नेल्सन मंडेला वाज द वन ऑफ द मोस्ट एबल, एफिशिएंट एंड द फार साइट लीडर ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अगर देखें तो नेल्सन मंडेला जो है पहले प्रेसिडेंट बनने का उन्होंने अचीवमेंट लिया, पहला प्रेसिडेंट वो रहे। तो ये कहते हैं कि ये अब जो हमारा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था उसके सबसे इफिशिएंट, सबसे योग्य और सबसे बेहतर लीडर्स थे, जिनको फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक ऐसे कह लीजिए कि वो वन ऑफ द मोस्ट एबल, वो सबसे योग्य व्यक्ति थे। नॉमी कहता है इट वॉज द अंडर हिज लीडरशिप दैट द स्ट्रगल अगेंस्ट द अपेंडेंसिस रिचेज इट्स क्लाइमेक्स। ये उन्हीं का एक स्ट्रगल था कि जिससे क्या जो हमारा जो कलर जो डिस्क्रिमिनेशन था वो अपने क्लाइमेक्स तक पहुंचने का काम हुआ, वो क्लाइमेक्स तक पहुंचा। ड्यू टू द पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट अगेंस्ट द अपेंडेंसिज्म ही वॉज द sentenced to the life imprisonment in 1964। he sent the 28 year in the prison। तो नॉर्मली 1964 से ही इनको क्या किया, इस तरह के मोमेंट को लगातार लीड करने की वजह से लगभग 28 साल तक के लिए उनको जेल में डाल दिया गया। In 90s due to the activities of ANCs and the support of its got from the other countries of the world, the South Africa region was the completely isolated फ्रॉम द वर्ल्ड्स। इस तरीके देखें तो 90s के टाइम में देखें तो जो पूरी तरीके से जो अफ्रीका था वो अपने यहाँ का जो उसका स्ट्रगल था और साथ ही साथ दुनिया के बाकी लोगों कंट्रीज़ के साथ उसको जो सपोर्ट मिला, उस वजह से जो ये प्रॉब्लम्स थी, जो डिस्क्रिमिनेशन लॉज था, उसको पूरी तरीके से आइसोलेट करने का काम किया गया, खत्म करने का काम किया गया। इन ऑर्डर टू इंक्रीज अ फेवरेबल एटमोसफियर द नेल्सन मंडेला वॉज द रिलीज इन 1990। और उस फेवरेबल सिचुएशन को बेहतर और बेहतर बनाने के लिए और पॉजिटिव बनाने के लिए उस वक्त 90s में क्या किया गया, नेल्सन मंडेला को 1990 में छोड़ने का काम किया गया था। आफ्टर द इंग्रेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, द न्यू लीडर्स डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्विलिटीज ऑफ द रेस इंक्लूडिंग the men and women's on the democratic values, social justice and the human rights। तो ये राइट्स मिलने के बाद जब इनको फ्री कर दिया गया और जो डिस्क्रिमिनेटिव लॉ थी ब्लैक एंड वाइट का, उसको हटने के बाद, उसको खत्म होने के बाद जो नई पॉलिसीज़ बनाने का काम किया गया, जिसमें जो भी लोग वहाँ पे हैं सबको इक्वल राइट्स देने के लिए, चाहे वो ब्लैक कलर का हो, किसी भी रेस रीजन से बिलोंग करने वाला, सभी को इक्वली देखने का काम किया गया। आफ्टर 2 years the open the decision and debates, they come out with a new of the fittest constitutions of the world ever had। तो नॉर्मली 2 साल के बाद उन्होंने अपने लिए एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स द सिटीजन्स द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन द एनी कंट्रीज। और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने वहाँ अफ्रीका के लोगों को बहुत ही ज़्यादा राइट्स दिए बाकी किसी कंट्रीज़ के देखें तो कंपेयर में। नॉर्मली द टुगेदर दे डिसाइड दैट in search of for a solution of the problems, nobody should be included, no one should be treated
एज अ डेमोन्स। तो नॉर्मली इसमें क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम को सर्च करने के लिए सभी लोगों को एक सिमिलरिटीज़ की तरह देखा गया, कोई डेमोन्स की तरह से नहीं ट्रीट किया जाएगा और न इसमें कोई एक्सक्लूड किया जाएगा, यानी कि सब एक साथ मिलकर इस काम को करने का काम करेंगे। दे एग्रीड दैट द एवरीबॉडी शुड बिकम अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, और इसमें इसकी वजह से क्या रहा कि वो इस चीज़ पे एग्रीड हो गया कि हर व्यक्ति किसी भी तरीके के प्रॉब्लम के लिए वो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन जनरेट होगा, यानी कि वो भी एक हिस्सा बनेगा उसके सोल्यूशन में। फिर ये आगे कहता है वॉट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट। तो इसके अलावा भी कह रहा है वो क्या करते थे और क्या पास्ट में उनका वर्क था उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जब भी सोल्यूशन की बात होगी तो वो क्या होंगे, एक इक्वलिटीज की तरफ। द प्रॉब्लम्स टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम ऑफ दिस स्प्रिट्स, और इस तरीके से कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सभी को सम ऑफ दिस स्प्रिट्स, ये सब मिल के करें, इस स्प्रिट्स के साथ काम करता है। आगे बात करें साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड द डेमोक्रेटिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इससे जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उन सभी से इंस्पायर्ड है। कहता है द स्टेट denounced by the entire world till the recently as the most of undemocratic, one is the now the seen as the model of the democracy। अगर देखें तो कहता है the state denounced by the entire the world, ये स्टेट जो है entire world के लिए डिनाउंस करने का काम किया गया till the recently of as the most undemocratic, now is the